तो हम कल जहाँ बात चर्चा कर रहे थे वहां से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ही लोग बताएंगे मुझे कि फ्री मार्केट से आप क्या समझते हैं? मुक्त बाजार। No control or little bit control of government on market. Okay. And what is the benefit of, is the idea good or bad, and if good or bad, why? Free market, ठीक है, so idea. So why should we It have or we shouldn't have free market? it is demand and supply driven. हम्म, So डिमांड और सप्लाई पर आधारित होता है। ओके, इससे फायदा क्या होगा? पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित होगा तो उससे क्या फायदा होगा? अच्छा आर्गुमेंट है, बिल्कुल ठीक आर्गुमेंट है। जस्ट यू नीड टू elaborate it, you need to develop it. Anyone else? कोई और? नहीं, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा से समझते कि जैसे बोला ठीक सुंदर ने कि ये डिमांड और सप्लाई ड्रिवन होता है, और डिमांड और सप्लाई ड्रिवन होने से फायदा क्या होगा कि ये किसके अधीन है? मार्केट फोर्सेस के अधीन है। मीन दीज आर बेसिक मार्केट फोर्सेस। डिमांड एंड सप्लाई आर बेसिक मार्केट फोर्सेस, और मार्केट फोर्सेस के हाथ में होने से देयर इज अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द मार्केट। ठीक है, नो वन इज डिसाइडिंग व्हाट इज गुड और बैड। ठीक है, लोकतंत्र है यहाँ पर। ऐसा बाजार जिसमें डिमांड और सप्लाई के आधार पर चीजें चल रही हैं, तो वहां पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र, हर व्यक्ति को बेचने का अधिकार है, हर व्यक्ति को खरीदने का अधिकार है, और जो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से मूल्य मांगने का अधिकार है और मूल्य देने का अधिकार है। कोई यहाँ किसी पर बाध्यता नहीं है। फ्री मार्केट में कोई बाध्य नहीं है। गवर्नमेंट के अलावा भी कि लोगों से भी एक दूसरे से मुक्त है। तो यहाँ एडवांटेज ये है कि मान लीजिए बेचने वाले लोग हैं, क्योंकि हम इकोनॉमी के सेंस में ये मानते हैं कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्री मार्केट। फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट में इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या हो गया? फ्री मार्केट में कंपटीशन को, प्रतियोगिता को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बस यहाँ यही ध्यान रखना होता है कि ये प्रतियोगिता फेयर होनी चाहिए, अनफेयर प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। प्रतियोगिता जब फेयर होती है तो क्या होता है, उसमें से सभी को मौका मिलता है। सभी को मौका है कि वो बाजार में आए और अपने सामान को डिस्प्ले करें, और सभी को मौका होता है उसे खरीदने का उचित कीमत पर। दोनों तरफ से फेयरनेस है। तो ऐसे में एक स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक फोर्स है
जो इसको डिराइव करती है। हमें बाहर से किसी शक्ति को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सेल्फ ड्रिवन है कि मार्केट में वो प्राइस आएगा जो सही होगा, जो उचित होगा। मान लीजिए जैसे हमने कल बात की थी, आलू की बात की, या किसी भी चीज की हम बात करें, पेट्रोल की बात करें, तो कोई भी सामान इनफाइनाइटली वैल्यूएबल नहीं होगा। और जब हमें ऐसा होगा कि किसी चीज में अगर मार्केट फेयर है, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट हो सकता है कोई सामान यदि मार्केट फेलियर्स होंगे। मार्केट फेलियर्स यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है। मान लीजिए मोनोपोली है, एक कंपनी है, वही पेट्रोल बेच सकती है, तो ऐसे में क्या होगा? अगर केवल सर मोनोपोली हो जाएगी, मोनोपोली। प्राइस का क्या होगा? प्राइस विल बी डिटरमिन्ड बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी। वो कंपनी निर्धारित करेगी कि भाई हमें पेट्रोल कितने का बेचना है। जैसा आज भारत में है कि बहुत हद तक पेट्रोल के ऊपर कोई मोनोपोल, मतलब कोई वो नहीं है, मतलब उसके ऊपर एक्सेसिव कंट्रोल है। अच्छा, टैक्सेशन एक दूसरा इशू है जिस पर अलग से बात होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक फेलियर है कि गवर्नमेंट एक्सेसिव टैक्सेशन के जरिए से बढ़ा रहा है। अन्यथा बाजार में आवश्यकता के अनुसार मूल्यों का निर्धारण होगा, जितनी जरूरत होगी। और मान लीजिए कुछ लोग मिलके ये करें कि नहीं हम पेट्रोल को बढ़ाते जाते हैं, लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम कीमतों को इधर उधर बढ़ा सकते, परंतु यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना होगा कि मार्केट फेलियर्स ना हो, मार्केट के ऊपर कुछ लोगों का कब्जा ना हो। जैसे अगर मैं ये कहूं कि कोई आदमी ये आर्ग्यूमेंट ले कि अगर ओपन मार्केट है तो भारत में भूखमरी क्यों पड़ रही थी? भारत में पहले अनाज कम था तो भूखमरी थी, तो भूखमरी क्यों थी? जो किसान थे वो अपना खेती कर रहे थे, तो भूखमरी क्यों थी? प्रोडक्शन कम हो सर सकता है। तब सरप्लस नहीं बन पाता था, सरप्लस। तो प्रोडक्शन कम क्यों हो पाता था? क्या फ्री मार्केट सर भूखमरी का इलाज हो सकता है? नो सर। नहीं। हाँ, नो सर। ओके। अच्छा, अब भूखमरी के मतलब जो पहले अकाल के कारण भारत के अंदर में जो व्यवस्था है, उसके क्या कारण आप समझते हैं कि क्यों जो है ये अकाल पड़ते होंगे? रिग्रेसिव टैक्सेशन, मोनोपोली, एक्सेसिव टैक्स बहुत ज्यादा देने पड़ते थे। लगान बहुत ज्यादा है। अच्छे बीजों का उत्पादन नहीं होता था। हाँ जी। अच्छे बीजों का उत्पादन नहीं होता। अच्छा, बेस्ट बीज नहीं थे, सीड क्वालिटी, संसाधन, इरिगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, डिमांड एंड सप्लाई में इम्बैलेंस। क्या 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 दोबारा बोलो? डिमांड एंड सप्लाई में इम्बैलेंस। ओके, डिमांड एंड सप्लाई में इम्बैलेंस। बहुत अच्छी बात है। काफी सारे पॉइंट्स हमारे पास आ गए। एक बहुत बड़ा कारण जो फंडामेंटल कारण है, निश्चित रूप से एक्सेसिव टैक्सेशन था। एक्सेसिव टैक्स, कृषि पर हमने बात की थी, हम जब अपना वो पढ़ रहे थे, 50% तक लगान लिया जाने का कल्चर सिस्टम शुरू हो गया था भारत के अंदर में। कभी उससे भी ज्यादा भी था, 70% तक भी लगान। अब ये जब एक्सेसिव टैक्सेशन होगा तो क्या होगा? जरूरत से ज्यादा। जब हम किसान की उपज 100 रुपए है और हम उस पर 50 रुपए का टैक्स लगा रहे हैं कि भाई जितनी उपज आ गई आधी आपको लगान में देनी पड़ेगी, तो क्या होगा? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? एग्रीकल्चर नहीं करेंगे लोग, इसे स्विच करेंगे, वो भी सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो फ्री मार्केट यहाँ कोई बाधा नहीं है। ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट का है, मतलब जो भी सिस्टम है ये उसका प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट फेलियर है कि वो एक्सेसिव टैक्सेशन लोगों को कृषि करने के लिए एनकरेज नहीं कर रहा है
कि भाई आप कृषि करो, आप डिस्करेज कर रहा है। ये पॉलिसी करके 50% करके गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हमारा टैक्स बढ़ जाए, पर इस ऑब्जेक्टिव को, एक्सेसिव टैक्सेशन को हम कर क्या कर रहे हैं, लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं कि आप खेती मत करो। और अगर खेती नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्पादन कम होगा, भूखमरी हो जाएगी सर। और उत्पादन कम होगा तो अकाल पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट इतना टैक्स लेना क्यों चाहती है। सीड क्वालिटी, इरिगेशन टेक्नोलॉजी, ये दो की भी बात कर लेते हैं। ये दोनों चीजें क्या है, बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट है। आपको कुआं बनाना है, आपको पंप लगाना है, अपने खेत पर पानी आ जाएगा तो जो उत्पादन अच्छा होगा, ज्यादा होगा। या सीड क्वालिटी में हमें इन्वेस्ट करना है, फर्टिलाइजर में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इंड्यूसमेंट है हमारे किसान के पास? भाई जितना भी वो उगाएगा आधा तो लगान में दे देगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने बात की थी, इन्वेस्ट क्यों करेगा आदमी, जब उसको प्रॉफिट होगा। फॉर ग्रोथ, फॉर जब प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए। वो किसके लिए इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट तो गवर्नमेंट ले जाएगी। व्हाई विल ही इन्वेस्ट, कोई भी क्यों इन्वेस्ट करेगा खेती में? अगर उसे ये लगेगा कि भैया मेरे को कोई फायदा होना नहीं है, तुम करोगे? कोई नहीं करेगा, कोई समझदार आदमी नहीं करेगा। उसके अलावा मार्केट में जो होर्डिंग्स होती थी कि भैया ब्लैक मार्केटिंग कर लिया लोग, मार्केट में कुछ ऐसे डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अनाज के बड़े बड़े वो बंद करके रख लेते थे, उसको एक जगह स्टॉक कर लेते थे, आर्टिफिशियल डिमांड एंड सप्लाई का गैप क्रिएट कर देते थे। ऐसे ही उत्पादन कम हो रहा है। ठीक है, ये सब कारणों से, क्योंकि टैक्स ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, तो इसमें क्या है, उत्पादन कम हो रहा है। और इस उत्पादन कम की स्थिति में क्या हो रहा है कि वो होल्डिंग और कर रहे हैं लोग। जब लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको अभी बचा के रख लेते हैं तो ये और महंगा हो जाएगा, तो वो अनाज को अपने गोदामों में दबा के छुपा के रख लेते थे और होल्डिंग होने लगती थी। तो ये सब इश्यूज किसके इश्यूज हैं? जो अकाल पड़ने में जो कारण है, ये सब किसके कारण है? ये किसके कारण हो रहा है? फ्री मार्केट, फ्री मार्केट नहीं मार्केट, होता कोई फ्री मार्केट का कोई लेना देना नहीं है, बेचारा फ्री मार्केट कुछ नहीं कह रहा। टैक्सेस ये बेसिकली गवर्नमेंट एंड मार्केट फेलियर्स है। दीज आर गवर्नमेंट एंड मार्केट फेलियर, एंड इसी के लिए फ्री मार्केट बोलता है दैट गवर्नमेंट का रोल ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट उसे उसके हाल पे छोड़ दे। ठीक है, फ्री मार्केट में आइडियली देयर शुड नॉट बी एनी टैक्सेशन, आइडियल सेंस में कोई टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, बट दैट इज वो नहीं होगा, तो मिनिमल टैक्सेशन होना चाहिए। ठीक, अगर मिनिमल टैक्सेशन होगा, लोगों को प्रॉफिट होगा, डिमांड एंड सप्लाई के आर्टिफिशियल गैप नहीं क्रिएट होंगे, तो फ्री मार्केट एनकरेज होगा। तो फ्री मार्केट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री मार्केट ये नहीं कहता कि हमें जो है आप अनाज दो लोगों को, मतलब पहले अकाल क्रिएट करो फिर अनाज बांटो लोगों को। वो कहते नहीं, लोगों में फ्री मार्केट, अगर मैं इसे दूसरे तरीके से कहूं, फ्री मार्केट लोकतंत्र में लोगों में विश्वास करता है that people are all powerful, we don't need any government, we only need a system, a basic system। ठीक है, ये पीपल्स पावर में बिलीव करता है फ्री मार्केट कि हमें एक बेसिक सिस्टम दे दो, हमें ये सब, ये जो आफत आपने दे रखी है इनको हटा हाथ से। ये होर्डिंग है भाई, पुलिसिंग किसका काम है? अगर कोई आदमी कालाबाजारी कर रहा है उसे रोकने का काम, दैट इज अ पुलिसिंग जॉब, दैट्स अ पुलिसिंग गवर्नमेंट। ठीक है ना, पुलिस का काम है ना उसको रोके कि भाई कोई गलत काम, ऐसा काम मत करो जिससे मार्केट को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, फ्री मार्केट को नुकसान पहुंचा रहे हो। इन्वेस्टमेंट लोग अपने आप कर लेंगे अगर आप उनके पास सफिशिएंट इंसेंटिव छोड़ोगे। भाई कुछ आप इंसेंटिव दो लोगों को, लोग अपने आप वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, लोग अपने लिए कुछ ना कुछ। तो टैक्सेशन को, टैक्स रिफॉर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमें टैक्स को कमती रखना है।
तो ये फ्री मार्केट की विचारधारा है। और पूंजी की विचारधारा, पूंजीवाद की विचारधारा जो है वो भी यही है। पूंजीवाद की विचारधारा में क्या है कि भाई ये आज मेरी पूंजी है, आज मेरे पास 100 रुपए की पूंजी है, मैं इसे निवेश करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं। किस में इन्वेस्ट करता हूं? कैपिटल में, पूंजी के लिए। मतलब ये मैंने अपनी पूंजी निवेश की प्रॉफिट के लिए। यहां से मुझे 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, मैंने री इन्वेस्ट किया। अब मेरा कैपिटल अगले साइकिल में 110 रुपया कैपिटल हो गया, मैंने उसको फिर वापस री इन्वेस्ट किया अपने खर्चे के बाद, 120 हो गया मेरा पाई। तो मेरा पाई इस तरफ लगातार ये हर साल, साल दर साल, साल दर साल ये बढ़ता जाएगा। दिस इज कैपिटलिज्म। अगर फेयर मार्केट, फ्री मार्केट में ये पैदा होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक होना और मार्केट को का फ्री होना इंपॉर्टेंट है, बिना उसके ये नहीं हो पाएगा। पूंजीवाद का मतलब मोनोपोली नहीं है। यहाँ पर बहुत बार लोग ये समझने में फेल हो जाते हैं कि पूंजीवाद का मतलब मोनोपोली है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट सारे सिस्टम पर कब्जा कर लें। दैट इज नॉट पूंजीवाद, दैट इज नॉट फ्री मार्केट। पूंजीवाद की हमारी समझ, क्योंकि इसमें पूंजी का विकास है और पूंजी का विकास सबको, इसमें अपॉर्चुनिटी है। जो भी आदमी इसमें काम करेगा उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो अपनी और पूंजी का विकास कर सकता है। तो ये सिस्टम हमारा कहलाता है पूंजीवाद। तो आप लोग इन दोनों चीजों के बारे में सोचिए। थोड़े से जटिल प्रश्न है, परंतु अगर हम इसके उत्तर देखें, क्योंकि ये उत्तर हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम लोग भी जैसे भारत में ये कल्चर नहीं है, निवेश का कल्चर नहीं है, निवेश की हमारी समझ नहीं है। हमारे छोटे बच्चे या हम लोग, कोई भी लोग हैं, तो वो निवेश की संस्कृति में विश्वास नहीं रखते। हमें नहीं पता कि क्या करना है, बस हमें पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए जो भी दाएं बाएं उल्टे सीधे मीन्स है उनको इस्तेमाल करना है। परंतु हमारा निवेश की नीति नहीं है। हम इन्वेस्ट करते, कुछ लोग हैं जो निश्चित रूप से करते हैं, और जो लोग निवेश में जाते हैं वो शायद बेहतर कर पाते हैं उन लोगों से जो केवल कंज्यूमर गुड्स में फंसे रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, तो बस थोड़े से पैसे हुए, आपकी नौकरी लगेगी, सबसे पहला काम क्या करोगे जब नौकरी लगेगी? तो तनख्वाह मिलने लगेगी, सबसे पहला काम क्या करोगे? गाड़ी जमीन लेंगे, खरीदेंगे। गाड़ी खरीदेंगे। एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट। गाड़ी खरीदेंगे, बढ़िया शादी करेंगे, घर बनाएंगे। है घर तो अच्छी चीज है अगर घर बनाओगे तो। पर देखो, पर मैं जैसे समझने की कोशिश करता हूँ, 50,000 रुपये तुम्हारी तनख्वाह मान लो मिलनी शुरू हुई, और सबसे पहले क्या करोगे? गाड़ी। अब 50,000 रुपये मतलब ठीक है, मैं ये मान के चलोगे तुम्हारे को और कोई सोर्स नहीं है, तो 50,000 रुपये की गाड़ी खरीदोगे तो सबसे पहले गाड़ी खरीदना चाहते हो। अब गाड़ी के लिए तुम्हारे नगद पैसा नहीं है, तुम कहोगे EMI पर दे दो जी। 10,000 रुपये का वो EMI बांध देगा। वैसे 10,000 की EMI में गाड़ी आती नहीं है, फिर भी अच्छा गाड़ी भी कौन सी खरीदनी है? आपकी आवश्यकता हो सकता है 4 व्हीलर, एक नॉर्मल 3-4 लाख रुपए की गाड़ी भी पूरा कर दे, है ना, बेसिक लेवल की गाड़ी भी। वैसे तो आपको जरूरत नहीं है, पर फिर भी मान लीजिए है, तो आपकी आवश्यकता 3-4 लाख पर आपको, अरे नहीं, उसके पास कौन सी गाड़ी है, उसकी 10 लाख की गाड़ी है, उसकी 8 लाख की गाड़ी है, तो कम से कम भाई 10 लाख की तो हमारी 11 की तो होनी चाहिए, है ना। लेफ्ट वाले के पास 8 की है, तो हम लोग यहाँ 11 की लेंगे और 20,000 रुपये महीने का कमिटमेंट करेंगे। तो हमने कितना पैसा खर्चा कर लिया कमिट में? यहाँ पे 10 लाख रुपया हमने। और ये निवेश नहीं है, ध्यान रखिए, गाड़ी इज नॉट अ निवेश। गाड़ी इज अ हाईली डेप्रिशिएटिंग एसेट। इट्स अ हाईली डेप्रिशिएटिंग एसेट। इसकी कीमत लगातार कम होती है। जैसे इस शोरूम से आप निकाल के लाओगे और वापस शोरूम वाले को या किसी को दे बेचना भी चाहोगे, तो भी 10 लाख की गाड़ी कोई आपसे 8 लाख की भी नहीं खरीदेगा शायद। अगर आपने खरीद के भी अगले दिन भी बेचने की कोशिश की तो नहीं बिकेगी। इट्स अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। और 10 साल बाद, आज के साल में जो है, सरकार ने कानून बना दिया कि डीजल की गाड़ी 10 साल के बाद नहीं चलेगी। 10 लाख की गाड़ी का वैल्यू कितना रह गया? 0, बड़ा 0। कोई बात नहीं, ठीक है। देन बढ़िया शादी करनी है,
उसकी शादी में घोड़े आए थे, उसकी शादी में ये हुआ था, उसकी शादी में 500 आदमी आया था, उसकी में 1000 आया था, हमारे में 2000 आना चाहिए। और इसका खर्चा कितना है? कोई करेगा 20 लाख रुपया खर्चा करेगा, कोई 10 लाख खर्चा करेगा, कोई 30 लाख खर्चा करेगा, कोई दहेज से लाएगा, कोई कहीं से लाएगा, उल्टा सीधा जो भी संभव होगा उससे 50 लाख खर्चा करेगा। कोई ससुराल वाले से बोलेगा कि आप खर्चा कीजिए। पर बढ़िया शादी बढ़िया होनी चाहिए, है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, शादी बढ़िया होना चाहिए, मतलब बारातियों का स्वागत बढ़िया तरीके से होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो अब इसमें 20-30 लाख रुपए का आपने क्या किया? इसे खर्च कर दिया। इज इट असेट शादी करना? मतलब सब बाराती आपके आएंगे और गेस्ट आएंगे, ठीक है, जो जिस दिन आपकी शादी होगी सुबह, अच्छा हाँ, आजकल शादी में ये भी हो गया है कि क्या क्या सिस्टम हो गया है, मेहंदी, आज मेहंदी शादी में खाना बढ़िया होना चाहिए, कुछ हो चाहे नहीं, खाना बढ़िया होना चाहिए। खाना बढ़िया होना चाहिए, रिसेप्शन है, मेहंदी नहीं, आजकल इवेंट्स भी हो गए हैं। आजकल शादी वैसी नहीं जैसे पहले एक दिन में शादी होती थी, अब वो भी नहीं रह गई, अब 4-4 बार होती है शादी, 4-4 फंक्शन। तुम्हारे कितने फंक्शन हुए? जी हमारे 4 हुए। तो अगला कहेगा नहीं हम तो 5 फंक्शन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करने की होड़ है। इस होड़ में क्या करेंगे हम? ज्यादा से ज्यादा जो है, जो भी अपनी संपत्ति, और इज इट असेट? शादी करना कोई असेट है? दिखाने की बाराती होड़ लगी रहती आएंगे, है ना, बाराती आएंगे, 8 बजे आएंगे, कहेंगे भाई बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया लाइट वाइट और सब कुछ बढ़िया, मजेदार गाना वाना गाया, खाना वाना खाया। और 11 बजे, रात के 11 बजे, जितनी शादियां मैं देखता हूँ, मेरे को यही कहना है कि मैरिज इज अ 3 आवर शो, जिसे आप अगले 30 साल तक पे करोगे। या फिर इसका उल्टा कहें कि आपके माँ बाप 30 साल तक काम करते हैं इस 3 आवर शो के लिए, 3 घंटे के नाटक के लिए हम 30 साल काम करते हैं, है ना? लड़की के माँ बाप, लड़की पैदा जिस दिन हो जाती है उस दिन क्या बोलते हैं? अरे इसकी शादी कैसे होगी, ऐसे ही बोलते हैं ना, क्योंकि उनको भी पता है कि भैया इस लड़की की शादी करने के लिए 20 लाख रुपया खर्चा इकट्ठा करना है, कोई 10 लाख खर्चा इकट्ठा करना है, तो 20 लाख रुपया इकट्ठा करना है, शादी करनी है। और ये 20 लाख रुपए कितनी देर में खर्च करते हैं ये लोग? 3 घंटे के लिए, ओनली 3 आवर्स। कोई भी शादी या फंक्शन, मैरिज में जितना भी जानता हूँ, मैक्सिमम 8 बजे फंक्शन शुरू होता है, 11 बजे वो टेंट उखाड़ने वाला भी आ जाता है कि भैया लेके चलो यहाँ से, अब काम खत्म, अगली जगह टेंट लगाना है। आपका ये 20 लाख जो अपने माँ बाप ने 25-30 साल तक पैसा कमाया, जोड़ा, ठीक है, उसको 3 घंटे में खत्म कर देंगे। तो इट्स अ हाईली डेप्रिशिएटिंग एसेट। और हु रिमेम्बर्स, आपने पिछले साल किसकी शादी अटेंड की थी, आपको ये भी याद है? याद है क्या खाया था, डिश में क्या क्या No, बना था? किसी का याद है? no, sir. अगर किसी No, तरीके से हम ये भी याद रखेंगे कि डिस्टिंक्ट मेमोरी में भी हो, लड़कियां हैं कि जी हम लाख रुपए का लहंगा लाएंगे, 2 लाख रुपए का लहंगा लाएंगे, हु केयर्स? किसी को पता भी होता है? मतलब बहुत बार ऐसी शादियों में मुझे जाने को, मुझे ऐसा लगता है, मैं ज्यादा नहीं जाता हूँ, आई डिस्करेज दिस थिंग, मुझे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है बहुत बार हम लड़का लड़की किसी को नहीं जान रहे होते हैं, न लड़के को जानते ना लड़की को जानते, किसकी शादी थी उसका नाम भी कार्ड पर देखते हैं, यार शादी किसकी है, एड्रेस ढूंढो, बस एड्रेस में इंटरेस्ट होता है क्योंकि खाने को मिलेगा। अगर ये हमारा वो है, यही करते हैं हम सब नौकरी के बाद। घर पे आ जाता हूँ, आई एम ऑफ फर्म ओपिनियन कि किसी की भी नौकरी लगे, जब आपकी नौकरी लगे, आई एम ऑफ ओपिनियन, कुछ नहीं करिएगा, घर जरूर खरीदिएगा। क्यों मैं कह रहा हूं घर खरीदना चाहिए? घर इज एन असेट। पहले घर ही बनाना है, सबसे पहला घर बनाना चाहिए। ये जितना देखिए सर, गाड़ी बोलते हैं अपने माँ बाप को बोलिए कि भैया ये 20 लाख रुपए आप जो खर्चा करेंगे ना, देखिए 20 लाख रुपए आपके लड़की वाले खर्चा करेगा, नहीं 30 लाख रुपए लड़की वाला खर्चा करेगा, और 10 लाख रुपए कम से कम लड़के वाला भी खर्चा करेगा, शायद 15 भी करे या ज्यादा भी करे, बराबर बराबर भी कर सकते, पर मतलब दोनों लोग खर्चा करते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर लड़की और लड़के वाले थोड़े समझदार हो जाएं और इस पैसे को जोड़ लें, कितना बन जाता है? 45 लाख रुपए। थोड़ा बहुत और डालिए, बढ़िया आप घर खरीद सकते हैं।
45 लाख रुपए में बढ़िया घर आ जाएगा। छोटी भी शादी होगी तो भी 30-35 लाख रुपया दोनों साइड से खर्चा हो जाता है। वाई डोंट वी, और ये अगर इसमें कार का पैसा भी जोड़ दीजिएगा, हम सबसे पहला घर क्यों नहीं खरीदते? घर खरीदेंगे तो क्या फायदा होगा? इट्स नॉट अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। किसी का भी घर जितने का खरीदा रहता है, आपने मान लीजिए 20 लाख रुपए का घर खरीदा होगा, सभी आप लोगों को पता होगा, आपके माँ पिताजी ने जितने का घर खरीदा होगा, आज से कोई 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना तक भी उसका कीमत होगा। आप जिस घर में रह रहे होंगे, पिताजी ने जो आपको खरीदा होगा शायद 2-3 लाख रुपए का खरीदा होगा, आज वो 20-50 लाख रुपए का होगा। ठीक है, कोई भी किसी भी घर की आप बात करिए, इट्स ऑलवेज द एप्रिशिएटिंग एसेट, हमेशा बढ़ता है। आप कुछ नहीं कर सकते, इसको रेंट पे दे दीजिए, खुद यूज करेंगे तो आपको इसका जो रेंटल कॉस्ट आपको कहीं पे करनी पड़ती। मान लीजिए शादी हुई, आप अलग कहीं रह रहे हैं तो किराया देंगे 10,000 8,000 जो भी देंगे 20,000, तो रेंटल कॉस्ट आपको नहीं देनी पड़ेगी, आपका 10,000 रुपये महीने का वो बचा, या आप किसी दूसरे को दे देंगे। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म असेट, इट्स अ शॉर्ट टर्म रिकरिंग असेट, बट स्टिल वी डोंट इन्वेस्ट, खासतौर में नए लोग। तो आई विल जस्ट सजेस्ट, मेरा एक मतलब इट्स अ प्रैक्टिकल सजेशन, आपकी जिसको लेना हो ले, ना लेना हो कोई बात नहीं, बट आई विल सजेस्ट कि आप लोगों को अपने माँ बापों को, मदर फादर को, बोथ साइड, लड़का लड़की, ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि ठीक है आप जो भी करना है छोटा मोटा कुछ करके, ठीक है, उनके सोशल ऑब्लिगेशन करना है करें, परंतु डोंट वेस्ट मनी ऑन शो ऑफ। सिंपल शादी करें, ज्यादा से ज्यादा एक रिसेप्शन रखें, बहुत ज्यादा इधर उधर गाड़ी घोड़ा ये करने की बजाय ट्राई टू पूल योर मनी, बोथ साइड से, दोनों जगह से पैसा इकट्ठा कीजिए, गो फॉर सम असेट जो आपके जीवन भर काम आए। थिंक ओवर इट, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो आप इसको कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा कैपिटलिज्म, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि जीवन में अगर हमें तरक्की करनी है, और तरक्की जरूर करनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पाई है, चाहे पाई देश का पाई हो, चाहे पाई हमारे घर का पाई हो, इट शुड कीप इंक्रीजिंग, इसे बढ़ते रहना चाहिए। क्यों बढ़ते रहना चाहिए पाई को? पाई समझ गए ना, मैं जिसको पाई बोल रहा हूँ, पाई मतलब आपके टोटल जो इनकम है, आपके घर का के भीतर जो पैसा आ रहा है, चाहे वो देश का पैसा हो, चाहे हमारे घर के भीतर का पैसा हो, उसको लगातार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए। क्यों बढ़ते रहना चाहिए? Why? To cope with the market and its inflation. वन, ठीक है, सबसे पहली बात, अगर फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है, नेशनल पर्सपेक्टिव एक अलग पर्सपेक्टिव है, उस पर बाद में भी बात कर देंगे। फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, योर रिक्वायरमेंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, आपकी आवश्यकताएं लगातार धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। आज आपकी नौकरी लगी 50,000 रुपया, आप अकेले हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, और अभी मेरे ख्याल से 2-4-5 हजार रुपया में खर्चा चल जाता होगा, इससे ज्यादा किसी कोई नहीं खर्चा करता होगा अपने ऊपर। एकदम से 50,000 रुपया मिलने लगेगा, व्हाट विल हैपन? आपको लगे अरे यार जो है क्या करूं इन पैसों का, तो मैं कुछ खर्चा करता हूँ, ये करता हूँ, पार्टी करता हूँ, गाड़ी खरीदता हूँ, या जो व्हाटएवर जो भी करना हो। परंतु धीरे धीरे क्या होगा, आपकी फैमिली एक्सपेंड करेगी, आपकी मैरिज होगी। अभी आप एक जन हो, अब आप 2 जन हो जाओगे। ये क्या हो जाता है? हाँ, अभी आप एक जन हो, 1 से 2 हो जाओगे, फिर साथ में 1 एक बच्चे होंगे, नाउ यू आर 4 5, घर में पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी, आज पेरेंट इंडिपेंडेंट हैं, बाद में वो थोड़े एजिंग हो जाएगी, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो 4 + 2 6 लोगों की जिम्मेदारी है। अभी अच्छा, जो जैसे बच्चे हैं, इनकी एजुकेशन है, ठीक है, इनकी एजुकेशन होगी, इनकी रिक्वायरमेंट होगी, और आपकी अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, एक एज आपकी भी आ जाएगी जब आप कैपेबल नहीं रहेंगे, जब आपके पास जो है
उतनी शक्ति नहीं रहेगी कि आप काम बराबर कर सके, उतना काम कर सके। तब के लिए आपको कुछ ना कुछ सेव करके रखना चाहिए कि भाई 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, जब भी आप रिटायर होना चाहोगे, उसके बाद क्या आपके पास पर्याप्त धन है जिससे कि आप बिना किसी पर निर्भर हुए अपने खर्च को चला सकें। तो योर पाई नीड्स टू इंक्रीज विद दी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है। सो यू शुड थिंक लाइक दैट। आपकी इनकम अब ये है कि भाई कई लोग ऊपर नीचे का और तमाम तरीके के काले सफेद पैसे पर अगर आप टारगेट करोगे, देन यू विल हैव सम अदर पर्सपेक्टिव। वो आप जाने, उसमें मैं आपकी कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा। पर एज अ प्रैक्टिकल मैन आई विल सजेस्ट ट्राई टू कीप इंक्रीजिंग दिस पाई। अपने इनकम पूल को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और निवेश करने को, इन्वेस्ट करने को, इन्वेस्ट करना ये नहीं कि जो बाजार में बिक रहा है, देखिए बाजार में जो बिकता है उसे नहीं खरीदना चाहिए। अपने दिमाग से एनालाइज करिए कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी खराब है। मैं ये मानता हूँ कि मार्केट में यदि किसी चीज को एडवर्टाइज ज्यादा किया जा रहा है, उसे कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है उसी को एडवर्टाइज किया जाता है। मार्केटिंग की आवश्यकता उसको पड़ती है, या एडवर्टाइजमेंट की जरूरत उसको पड़ती है जो बिक ना रहा हो, जो चीज बिक रही होती है। जैसे बहुत ही साधारण उदाहरण देता हूँ, इस हमारे देश में किस चीज की एडवर्टाइजिंग सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा बिकती है? लगभग नाक में। Salt. सॉल्ट नहीं, सॉल्ट का तो ऐड आता है, टाटा सॉल्ट। सर मार्च है माचिस। फूड यस मटेरियल। लड़के बता सकते हैं इसका जवाब। गोल्ड। केरला है ना? गोल्ड। नहीं, तुम लोग शर्मा रहे हो। शराब। वाइन। डेली यूजेस चीजें। शराब एक ऐसी चीज है जिसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, कर ही नहीं सकते, लीगल नहीं है, इलीगल है इसकी एडवर्टाइजमेंट। स्टिल अगर मैं कहूँ भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कोई एक चीज है, एक कमोडिटी होगी, तो आई थिंक पेट्रोल के बाद शराब का ही नंबर आना चाहिए। कोई भी एक चीज जो बिकती है, तो सर जिस अभी चीज तो की शराब का भी एडवर्टाइज होने लगा, मैकडॉवेल्स का एडवर्टाइज आता है। सर सिग्नेचर वगैरह सब उसको बोलते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। सरोगेट एड मतलब नकली, वो धोखे में वो दिखाता कुछ और है। आप अगर ध्यान से देखेंगे जितने भी मैकडॉवेल या जो भी ऐड आते हैं, ये सब ऐड सरोगेट ऐड है। इसका मतलब भी होता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग का मतलब कि उसमें वो जो दिखा रहा होगा ना, वो सोडा दिखाता है। आपने ध्यान से अगर देखा हो, वो खैर बोलता नहीं है कि वो सोडा बेचना चाहता है, सोडा या मिनरल वाटर। वो ये नहीं कहता मैकडॉवेल विस्की, इट विल से मैकडॉवेल सोडा, जो टीवी पे ऐड आते हैं, क्योंकि ये परमिसिबल नहीं है, इट्स नॉट लीगल। आप इनको ऐड नहीं कर सकते। तो मैकडॉवेल का ऐड करता है, मैकडॉवेल सोडा करके उन्होंने अपना एक ब्रांड बना दिया, जबकि उनको कोई जरूरत नहीं है सोडा, वो सोडा में है भी नहीं, बट जस्ट टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, उसके ब्रांड को करने के लिए ये करते हैं। तो जिस चीज की जरूरत ना हो तो ऐसे ही सोचिए। मैं हमेशा कहूंगा कि अपने जीवन के बारे में सोचिएगा। हम अपनी पढ़ाई पर आ जाते हैं, खैर हम जनरल डिस्कशन से। तो अगला जो पूंजीवाद के बाद अगली चीज जिस पर हम जा सकते हैं, तो पूंजी में विकास में पूंजी के आइडिया में या फ्री मार्केट के आइडिया के बारे में सोचना बेहद जरूरी है। पूंजीवाद वो नहीं है जैसा हम देखते हैं। पूंजीवाद डज नॉट मीन इंडस्ट्रियल मोनोपोली की 4 लोग आए और उनकी मोनोपोली। पूंजीवाद या फ्री मार्केट का, क्योंकि हम जिस पूंजीवाद को देख रहे हैं वो पूंजीवाद है भी नहीं। भारत में वी हैव अ सिस्टम ऑफ मिक्स्ड फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म, वी डोंट हैव कैपिटलिज्म, जहां फ्री मार्केट भारत में बिल्कुल नहीं है या ज्यादातर देशों में। अच्छा, अगला हम बात करते हैं सोशलिज्म की। सोशलिस्ट सिस्टम से हम बहुत परिचित हैं, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सोशलिज्म मीन्स दैट हमारे पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं। तो उत्पादन के साधन की गरीबी हटाने का क्या माध्यम हो सकता है? इट्स अ मोर डायरेक्ट अप्रोच।
free market is a very little indirect approach, but socialism is a direct approach. ये कहता है socialism कि हमें उत्पादन के साधन इनका कंट्रोल स्टेट के पास होना चाहिए। स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जो कि जो प्रोलेटरिएट के लिए, यानी कि जो गरीब सर्वहारा है उसके लिए, प्रोलेटरिएट की मुझे स्पेलिंग नहीं आती है, सर्वहारा के लिए जो स्टेट बना है वो स्टेट इस उत्पादन के साधन पर कंट्रोल करता है पूरी तरीके से, और वो ही रिसोर्स एलोकेट करता है, किसको क्या देना है, किसको क्या पहुंचाना है। तो ये सिस्टम कहलाता है सोशलिज्म, समाजवादी सिस्टम, जिस समाजवादी सिस्टम में हम लोगों के लिए, मतलब जो खास तौर में जो वाला तबका, जो जरूरतमंद तबका है, उसके लिए डायरेक्टली काम करते हैं, रिसोर्स एलोकेट करते हैं। उत्पादन के साधन का कंट्रोल जो है कुछ लोगों के हाथ में नहीं रह जाता। जैसे आज के समय में उत्पादन के साधन हैं, चाहे जमीन है, चाहे हमारी फैक्ट्रियां हैं, या अन्य उत्पादन के साधन हैं, उन पर कुछ लोगों का, निजी लोगों का स्वामित्व रहता है, कंट्रोल रहता है, और उससे वो केवल अपने फायदे के लिए काम करते हैं, और दैट ब्रिंग्स एक्सप्लॉइटेशन, उससे होता है शोषण, वो शोषण लेकर आता है। उस शोषण को खत्म करने का ये एक माध्यम है कि उसे स्टेट के पास रहना चाहिए, स्टेट कंट्रोल में रहना चाहिए। यहाँ पर क्या चैलेंज आ सकता है? ये आइडिया तो अच्छा है वैसे, और दुनिया में इम्प्लीमेंट भी हुआ, पर इस आइडिया में चैलेंज क्या है? समाज सफल क्यों नहीं हो पाया? सर आफ्टर सम टाइम सर ये हो सकता है कि मोनार्किक रूप ले ले। हाँ, बहुत बार लिया। मोनार्की की वजह डिक्टेटरशिप, ज्यादातर जगह पर ये फंडामेंटल प्रॉब्लम आप जो बोल रहे हो ये फेस करने पड़ा। जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, दे हैव, मतलब जो गवर्नमेंट जो शुरू में बनी, इट हैज अ डिफरेंट इंटेंट। उसका इंटेंट था कि हम लोगों के लिए, जो मतलब जो जरूरत, जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके लिए काम करें। और इसके लिए एक एडवोकेट किया गया कि एक फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप की आवश्यकता होगी, जिसमें कि मतलब जो हेड है, या मतलब जो पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो शासन में क्या क्या होना चाहिए उसको तय करेगी। और इसी के कारण जो है ज्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी में, चाहे रूस से शुरू होकर, रूस की पार्टी में भी, वहां पर भी एक डिक्टेटरशिप आया, कोई लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं थी। चीन में डिक्टेटरशिप आई, और भी जितने कम्युनिस्ट कंट्रीज बने उन सब में डिक्टेटरशिप आई। और ये डिक्टेटरशिप, ये रियलाइज हुआ कि लॉन्ग टर्म में कि ये डिक्टेटरशिप बहुत खतरनाक है, लोगों के अधिकारों के लिए जो है उनको नुकसान पहुंचाती है। तो एक ये बड़ा कारण है जिसके कारण ये फेल हुआ। बहुत ठीक आपने आइडेंटिफाई किया। और कोई? दूसरा यहाँ पर ये भी है कि स्टेट क्या है, स्टेट क्या होता है। आदर्श तरीके से देखें तो भाई स्टेट गवर्न्ड बाय प्रोलेटरिएट, बट स्टेट या गवर्नमेंट अल्टीमेटली कौन चलाता है? इफेक्टिवली कुछ लोग, है ना, कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं गवर्नमेंट के लिए। मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, जुडिशरी। अब ऐसे में मिनिस्टर्स, जुडिशरी, ऑफिसर्स का करप्ट हो जाने के, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन उनके पास है, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए एक आदमी तो तय करेगा। एक आपके गांव में मान लीजिए समाजवादी सिस्टम है, गांव में एक आदमी है, वो तय करेगा किसको जमीन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। वो क्या करता है जरा आदमी, वो अपने निजी हित को पहले प्रायोरिटी देता है कि मैं क्यों किसी को दूं। जैसा आज भी होता है, बहुत सारी चीजें जो सोशलिस्ट तरीके से बांटी जाती हैं उनमें चैलेंज क्या आता है? नरेगा ही है, लेट्स से नरेगा होगी, मुझे पता नहीं कैसे इफेक्टिव आपके यहाँ हो रही है, पर नरेगा या कोई भी स्कीम हम अगर भारत के अंदर देखते हैं।
या सर पेंशन मनरेगा में सर वो मुखिया लोग जो होते थे वो लोग करप्ट हो जाते थे। वो करप्ट होते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। वो जितनी भी स्कीम्स है, नॉट नरेगा, जितनी भी स्कीम्स हैं हमारी, पेंशन स्कीम्स जो हैं, विधवा पेंशन और बहुत सारी पेंशन स्कीम्स को पढ़ेंगे, उनमें प्रॉब्लम क्या होगी? आप जो भी चीज लेके आएंगे, लोग जो 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 क्योंकि अल्टीमेटली किसी ना किसी को कोई तो उसे एलोकेट कर रहा होगा ना। इस रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए आपको किसी को जिम्मेदार देना बनाना होता है। वो रिसोर्स एलोकेशन वाला आदमी हो सकता है आप ही हो सकता है डीएम ही हो। डीएम से ये प्रॉब्लम या मिनिस्टर से ही शुरू हो जाएगी। मिनिस्टर कहेगा नहीं 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 भाई, ये तेरे पेंशन ये मेरे रिश्तेदारों को, नकली लोगों को बांट दो, वो पैसा साइफन ऑफ करके उसके पास आ रहा है। जो विधवा पेंशन और ये सब पेंशन स्कीम्स हैं, इनमें बड़ी धांधली है, तो ऊपर से ही शुरू हो जाती है। मिनिस्टर अपने 150 लोगों की पेंशन लगा देगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, होते ही नहीं है, उनकी पेंशन जा रही है। फिर वो नीचे आती है तो ऑफिसर लेवल पे भी यही चीज हो जाती है कि भाई ठीक है, जिसको जिसको, फिर नीचे पहुंचते पहुंचते और अल्टीमेटली वो नीचे तक स्कीम कहीं पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि वो रिसोर्स एलोकेट करना अल्टीमेटली किसी ना किसी मैकेनिज्म से करना होगा। और जब आप किसी मैकेनिज्म से करते हैं तो वहां हर जगह पर उसमें जो है पिलफरेज होनी शुरू हो जाती है। कोई भी चीज हो, चाहे मनरेगा हो, कोई सी भी स्कीम है, सब में यही समस्या आएगी। राजीव गांधी ने एक बार ये कहा था और कि जो है भारत में जो स्कीम्स हैं, अगर 100 रुपए स्कीम में लगाए जाते हैं तो लोगों तक जो जरूरत, जो एक्चुअल जिसके लिए वो स्कीम बनाई गई है, स्कीम बीच के लोगों के लिए नहीं बनाई गई, पर नीचे तक केवल 7 रुपए पहुंचते हैं, या 1 रुपए में से केवल 7 पैसा ही ऐसा है जो नीचे पहुंचता है। और ये आज भी काफी हद तक सच होगा। ज्यादातर स्कीम्स का पैसा क्या होता है? स्कॉलरशिप का पैसा या स्कीम्स का पैसा मैक्सिमम जो है बीच में ही खर्चा हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, बहुत सारा पैसा तो बीच के एडमिनिस्ट्रेशन में ही खर्चा हो जाता है। किसी स्कीम के लिए 100 रुपए लाए गए, 100 रुपए में से भाई उसको लागू करने के लिए आपको अधिकारी चाहिए, ऑफिस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, 50 रुपया तो यहीं खर्चा हो गया। कुछ पैसा इन लोगों ने जो है इधर उधर दाएं बाएं कर दिया, साइफन ऑफ कर दिया, 25 रुपया। फिर कुछ नीचे वाले ने अपना 10-12 रुपए वो कर दिया। तो यहाँ जो आखिर में जिसके लिए ये स्कीम बनाई गई थी, उसके पास में केवल 7 पैसा ही पहुंचता है 1 रुपए में से। तो ये हमारे, हाँ, जिम्मेदार हम किसको मान सकते हैं, मतलब किसका सबसे बड़ा ये भूमिका होता है ये भ्रष्टाचार में देखो इसका? इकोनॉमिक्स में हम जिम्मेदार नहीं देखते। देखो हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए, इट्स नॉट फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये अप्रोच अच्छी अप्रोच है नहीं। हम अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के चक्कर में लगेंगे, मान लीजिए ये जो कौन गड़बड़ कर रहा है इसको जांच करने के लिए एक फिर एक वो बनाई गई कि भाई ठीक है, कुछ लोग बनाए गए जिनका काम है इसको जांच करने के लिए एक खास तरीके की फोर्स बना देते हैं, लेट से चेक करने के लिए। अब ये फोर्स क्या करेगी? पहले फोर्स कहेगी जी हमें ऑफिस दो, तो ऑफिस के लिए पैसा बना, वही ऑफिस बनेगा, इसके लिए 2-4-5 करोड़ रुपया तो ऑफिस में लग जाएगा। फिर अधिकारी लोग आएंगे, 10-20-50 अधिकारी चाहिए, तो फिर उसके लिए 2-4 करोड़ रुपया चला गया। फिर ये लोग जांच करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्चा चाहिए, 1-8 करोड़ रुपया उसके लिए चाहिए होगा। जब और फिर जब वो ढूंढेंगे उसमें, फिर वो पकड़ भी लेंगे कुछ को, बाद में भी वो सेटिंग कर लेंगे कि ठीक है, अच्छा तेरा नाम है, तेरा नाम नहीं भेजेंगे तो हमें इतना कर दो। तो फिर अब इसकी जांच करने के लिए एक और फोर्स लगाई जाए, जो इस फोर्स को, जो ये जो पुलिस आई थी, इस पुलिस को चेक करने के लिए आर्मी लगाओ, इस आर्मी को चेक करने के लिए कुछ और लगाओ। दिस इज अ मतलब नीडलेस एक्सरसाइज। वी शुड एज एन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, वी शुड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन, नॉट फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है। हमारा काम है सॉल्यूशन ढूंढना। क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? सर डायरेक्ट बेनिफिट के अकाउंट में ट्रांसफर करें पैसे। डायरेक्ट ट्रांसफर, वेरी करेक्ट, बहुत अच्छा। बॉटम्स अप अप्रोच।
बॉटम्स अप अप्रोच में कैसे करोगे, कोई सजेशन बताओ। बॉटम्स अप में आते हैं, जैसे डायरेक्ट ट्रांसफर इन्होंने बोला, पर डायरेक्ट ट्रांसफर में भी बहुत सारी घपलेबाजी है और डायरेक्ट ट्रांसफर के भी बड़े सारे चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस अभी मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा, बट डायरेक्ट ट्रांसफर में कई इश्यूज दिखाई देते हैं एंड इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। बहुत दिन नहीं चलेगा डायरेक्ट ट्रांसफर। हाँ, डायरेक्ट ट्रांसफर क्या है, सबसे पहली चीज तो लोगों को निष्क्रिय बनाता है, इकोनॉमिकली नॉन प्रोडक्टिव बनाता है। क्योंकि सरकार पैसा देगी, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे काम करने की जरूरत क्या है। दिस आइडिया ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर, मतलब किसी चीज में उसे सहूलियत देनी, आपने चुपके से दे दी एक बात है, पर किसी को ये पता है कि मेरे पिताजी पैसा देंगे, ठीक है, मान लीजिए आप पैसा कमाने के लिए कब हाथ पैर छटपटाते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं होता। परंतु आपके पिताजी मान लीजिए जब आपकी नहीं होता था। जब 5,000 रुपए की आवश्यकता है, पर आपके पिताजी चलो 3-4 हजार रुपए भी देते रहेंगे, तो आप भी रो धो के तब भी उसी में खर्चा चलाते रहोगे कि ठीक है यार चल ले दो ना। पर जब आपको लगेगा कि पिताजी ने, मैं मानता हूं कि हमारे देश में पिताजी लोगों को छोड़ देना चाहिए, बच्चों को एक एज के बाद, 18 साल के बाद बी इंडिपेंडेंट, भैया अपना देखो अब तुम। जब तक वो देखेगा नहीं, आप उसे पैरों पर खड़ा होने में मदद नहीं करोगे, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। जब तक हम सपोर्ट करते रहेंगे तो हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे, फायदा नहीं पहुंचाएंगे, आप उसे लाचार बनाते जाओगे। तो डायरेक्ट ट्रांसफर इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया इन माय पर्सनल ओपिनियन। और भी उसके फ्लॉज हैं, पर तो हमारे को एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हमारे को सॉल्यूशन ढूंढने हैं। और बेटर ये एक तरीका है कि भैया देखो, दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर मैं अपने सॉल्यूशन की बात करूं, जैसा मैं समझाऊं आज तक, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज परमानेंट, क्योंकि जो विचार है, समझ है, ये लगातार बदलती है। समाज विचार जो है लगातार, हमेशा विचार डायनामिक होते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ वी शुड वी शुड हैव ऑटोमेटिक सिस्टम, हमारे पास स्वचालित सिस्टम होने चाहिए, कोई किसी का कंट्रोल ना हो, ऑटोमेटिक चीजें होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक मतलब आपको मॉनिटर करने वाले शक्तियां नहीं होनी चाहिए, जैसे उन्होंने बॉटम्स अप अप्रोच कहा, लोगों को नीचे शक्ति दो, वो अपने आप ही देख लेंगे, ठीक है। किसी को सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एक महत्वपूर्ण चीज है, अपने आप सेल्फ चेकिंग सिस्टम है। अब मान लीजिए आपने गांव में एक, मान लीजिए आपको गांव में कुछ चीज करानी है, काम करानी है, एक हो सकती है अधिकारी के थ्रू आपने लगा दिया, है ना। अब वो अधिकारी ने सड़क बनाई नहीं बनाई, पता ही नहीं चला, गांव के किसी आदमी को पता ही नहीं कि वहां पर सड़क बननी थी, या कितना पैसा 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था सड़क के लिए, किसी को पता ही नहीं। ये पैसा डायरेक्ट गांव में पंचायत को दे दिया जाए, वहां एक बड़ा बोर्ड लगा दिया जाए कि ये सड़क बनने के लिए 5 करोड़ रुपया दिया गया है, पूरे गांव को पता है। तो अब जब पूरे गांव को पता है कि इस गांव की सड़क को बनने के लिए 5 करोड़ रुपया दिया गया है, तो गांव अपने आप में एक चेक बन गया। गांव के लोग अपने आप उस पर नजर रखेंगे, अरे वो सड़क बन रही थी, वो कहाँ गई, सड़क का क्या हुआ। जबकि अगर सड़क कागजों में, डीएम की फाइलों में या मिनिस्टर की फाइलों में बन रही है, तो हो सकता है गांव के लोगों को पता ही ना चले, ऊपर ही ऊपर सड़क बन भी गई और खत्म भी हो गई। बहुत बार ऐसी सड़कें बन चुकी हैं भारत में। तो जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन और बॉटम्स अप अप्रोच होगी, नीचे हम चीजों को जिम्मेदारी देंगे, उतना ये बेहतर होगा। और फ्री मार्केट इसका एक और अच्छा सॉल्यूशन है। फ्री मार्केट एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। अगर सही से फ्री मार्केट को रेगुलेट किया जाए, सभी को अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो इट्स सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम जो अपने आप को खुद ही रेगुलेट करता है, अपने आप तय करता है। अगर प्राइस ज्यादा बढ़ रहे हैं या प्राइस घट रहे हैं, वो अपने आप को खुद ही तय कर लेगा कि प्राइसेस को कैसे मुझे स्टेबलाइज करना है। अपने आप लोग देख लेंगे, भैया आलू ज्यादा महंगा हो रहा है, कुछ और करो। तो ऐसे सर हम इसका एक ऑप्शन भी है, तो आरटीआई, आप जो बताएं सर, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। आरटीआई से कलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। और उसका करोगे क्या सर जो आप बताएं से बोर्ड वोर्ड लगा देंगे तो सबको पता तो चल जाएगा ना, अगर एक व्यक्ति पता कर लेगा। बिल्कुल नहीं, ये सब सिस्टम लाए गए हैं, आज के समय में हो भी रहा है।
ये असेंशियल कर दिया गया है कि जो भी पब्लिक प्रोजेक्ट होगा उसका बोर्ड लगाया जाएगा। जैसे सड़क बनती है तो सड़क के उधर लिखा जाता है कि ये सड़क यहाँ बन रही है, इसमें इतना। अब ये है कि भारत में ये सिस्टम इतना ज्यादा है, गंभीरता से बिगड़ चुका है। हम लोग व्यवस्था में इतने ज्यादा लाचार हैं। मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि हमारे देश में एक बड़े स्तर पे इमोरल ऑर्डर है। कोई भी बच्चा नौकरी करने जब जाता है तो उसे लगता है कि नहीं, पैसा केवल ऊपर से ही कमाया जा सकता है और कोई तरीका ही नहीं है। ऊपरी कमाई बहुत आवश्यक कमाई है। ठीक है, कोई भी आदमी, बच्चे, ज्यादातर बच्चों को अभी भी बहुत बच्चे फोन करते हैं, मुझे भी फोन करते हैं। मैं इसलिए काफी बार फोन नहीं भी उठाता हूँ अननोन नंबर से, क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसा रहता है कि भाई सर हमारे पास हमारी नौकरी लगवा दो, हम 5 लाख रुपया दे देंगे, 10 लाख रुपया दे देंगे। दे डोंट वैल्यू एजुकेशन। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि बस अगर किसी के पास पैसा होगा तो वो लग जाएगी, और पैसे से हम सब कुछ हो सकता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का विचार है, जो कि एक अच्छा विचार नहीं है। हर चीज पैसे से नहीं हो सकती है। पैसा अल्टीमेटली एक एक्सचेंज वैल्यू है। पैसे के प्रति इतने ज्यादा वो मत हो। ठीक है, ये आवश्यकता की चीज है, परंतु ऐसा नहीं है कि खाली वही एक आवश्यकता की चीज है। हमें देश में एक बेटर मॉरल ऑर्डर की आवश्यकता है। एक नैतिक व्यवस्था की सबसे पहले जरूरत है। जब हमारे पास नैतिक व्यवस्था, अच्छी नैतिक व्यवस्था होगी, जब हम सही को सही और गलत को गलत कह सकेंगे, केवल ये नहीं कि मुझे इसमें क्या फायदा है, मैं अपने फायदे के हिसाब से सही और गलत की डेफिनेशन तय करता रहूं, वो चीज नहीं एक्सेप्टेबल है। वी नीड्स टू कम टुगेदर। और पर इसमें यहाँ पे ये करना ही होगा कि हम लोग एक नियम बनाए कि भाई, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हमारी यहाँ होती हैं, उससे नुकसान सबको होता है। हम सबको कलेक्टिवली नुकसान होता है, वो हमें पता नहीं चलता। हमें जो ये छोटा छोटा पेटी गेन तो पता रहता है, पर कलेक्टिव लॉस नहीं पता चलता कि कलेक्टिव लॉस कहाँ हो गया। तो वी शुड बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो हम इसके लिए प्रिपेयर करें। पैसा कमाने में मैं कभी ये नहीं कहता, परंतु पैसे कमाने के लिए आप अच्छे तरीके अपनाएं, वो भी एक बिल्कुल जायज चीज है, जिसके जरिए से आप पैसे को कमा सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, और पूंजीवाद में उसकी पूरी अपॉर्चुनिटी है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हम थे यहाँ, कर चुके थे सेक्टर्स, हमने कर लिए थे ना? नहीं, सेक्टर्स हाँ, ये लेसिज फेरे डॉक्ट्रिन से ये डिस्कशन शुरू हुआ था। तो लेसिज फेरे डॉक्ट्रिन के बाद सोशल मार्केट की हमने अभी बात कर ली कि सोशलिज्म में किस तरीके की व्यवस्था है। ठीक है, जहाँ जो एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम है सोशलिज्म से। हमारा जो फ्री मार्केट का सिस्टम है वो एक अलग व्यवस्था है। मार्केट इकोनॉमी एंड पॉवर्टी, क्या मार्केट इकोनॉमी पॉवर्टी का सॉल्यूशन हो सकता है? तो आज के समय में, अच्छा ये सभी मत हैं, कोई भी इनमें से मत फिक्स नहीं है, पर जो मत आपको ठीक लगे आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचें, उसे टेस्ट करें और देखें। तो एक मत ये है फ्री मार्केट इकोनॉमी में कि हमारे जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट शुड हैव लो लेवल ऑफ रेगुलेशन एंड इंटरफेरेंस। ज्यादा दखलंदाजी करने की सरकार को जरूरत नहीं होनी चाहिए। रेगुलेशन लो लेवल पर होने चाहिए, ट्रेड फ्री होना चाहिए, टैक्सेस में रिफॉर्म्स आने चाहिए और रिड्यूस किया जाना चाहिए। तो फ्री ट्रेड, हमारा जो व्यापार होना चाहिए मुक्त होना चाहिए। आप अगर व्यापार करना चाहते हैं तो झगड़े झंझट नहीं होने चाहिए। सरकार ये करिए, ये लाओ वो लाओ, ये कागज दिखाओ वो कागज दिखाओ, अगर आपके पास ऑर्डर है आप ले जाओ। टैक्स रिफॉर्म होनी चाहिए। टैक्स अगर सरकार लेना ही चाहती है तो बिल्कुल सरल तरीके से ले, जो आदमी देना चाहता है वो आसानी से दे सके। ऐसा ना हो कि उसे टैक्स भरने में, टैक्स देने से ज्यादा टैक्स प्रोसीजर्स लोगों को दिक्कत कर देते हैं।
फिर टैक्स को कम करना। जितने ज्यादा टैक्सेस होंगे, जितने ज्यादा टैक्स बढ़ता जाएगा, उतना लोगों के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इंसेंटिव कम हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो जो टैक्स जब ज्यादा होते हैं, जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाता है लोगों के ऊपर, लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती जाती है। ओपन इकोनॉमी को हमें एनकरेज करना चाहिए, कंपटीशन को एनकरेज करना चाहिए कि वी शुड हैव फ्री कंपटीशन। हमें कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बार है ये बात सत्य है कि कंपटीशन को मतलब अपने निजी हितों के लिए कंपटीशन को डिस्करेज किया जाता है और इनोवेशन को बढ़ाया जाना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हम करेंगे, फ्री ट्रेड, टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिडक्शन, ओपन इकोनॉमी, कंपटीशन, इनोवेशन, दिस विल लीड टू ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे हम अपने जो जीडीपी है उसको बढ़ा सकते हैं, अपने रोजगार का, नए रोजगार का सृजन कर सकते हैं, और ये पॉवर्टी का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। सोशल मार्केट में पॉवर्टी हटाने का काम गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट उसे लड़ने का काम करती है कि कैसे पॉवर्टी हटाने के लिए वो काम करेगी। तो ये हमारी जो है ओवरऑल पॉलिसी हो गई लेसेज फेरे प्रिंसिपल की। ज्यादातर जगहों पर हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर देश लेसेज फेरे के टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हर जगह गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हद तक इंटरवीन करती है, जैसे मिनिमम वेजेस का आइडिया, एंटी मोनोपोली रेगुलेशन, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेस, वेलफेयर प्रोग्राम। ये सब कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनके जरिए से डिसेबिलिटी असिस्टेंस, सब्सिडी प्रोग्राम, agriculture agriculture product and businesses, job protection, government ownership of some critical industries, regulation of market, competition of fair standard and practices, and economic trade barrier removal। ठीक है, तो ये सब अगर हम करते हैं, मिनिमम वेजेस, किस किस तरीके के इंटरवेंशन आज के मॉडर्न गवर्नमेंट्स कर रही हैं, करती हैं। मतलब हमारा यहाँ कहना ये है कि फ्री मार्केट में हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता हर देश ने अपने अपने हिसाब से बनाई हुई है, जैसे मिनिमम वेज का कानून है, एंटी मोनोपोली रेगुलेशन है कि भाई मोनोपोली नहीं होने चाहिए, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लगना चाहिए और इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होना चाहिए। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। वेल डन, ठीक है। तो हमारा जो प्रगतिशील इनकम टैक्स, प्रगतिशील टैक्स या प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है, आप इस शब्द को लिख लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रोग्रेसिव टैक्स। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स? टैक्स इज, ठीक है, टैक्स सरकार हमसे लेती है, लोगों से लेती है, और क्योंकि सरकार को अल्टीमेटली जो सिस्टम चलाना है, गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको टैक्स की आवश्यकता है। पर ये टैक्स कैसा होना चाहिए और कौन सा टैक्स प्रगतिशील टैक्स होगा? क्या सभी पर इक्वल टैक्स लगाना अच्छा आइडिया है? नो सर। क्यों? सर क्योंकि सबका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। वेरी करेक्ट। तो जब हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, इनकम अनइक्वली डिवाइडेड है, देन अगर हम यूनिफॉर्म टैक्सेशन लगा देते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान होगा कि जो गरीब लोग हैं, जिनके लिए हम कह रहे हैं कि पॉवर्टी को खत्म करना है, तो गरीब लोग टैक्स ज्यादा देंगे और अमीर लोग रिलेटिवली टैक्स कम देंगे। उम्मीद रखता हूँ कि ये सबको बात समझ आएगी कि कैसे, अगर यूनिफॉर्म टैक्स है, हम कहते हैं कि भाई सरकार है, सरकार ने सबके ऊपर टैक्स बराबर लगाया हुआ है, वन टैक्स, यूनिफॉर्म टैक्स, वन नेशन वन टैक्स।
तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, मान लीजिए हम 3 आदमी लेते हैं, एक आदमी की इनकम 100 रुपया है, एक आदमी की इनकम 1000 रुपया है, एक आदमी की इनकम 10,000 रुपया है। ठीक है, सरकार ने कहा नहीं सबको यूनिफॉर्म टैक्स देना पड़ेगा। सबसे वही, सरकार को भी तो अपना काम चलाना है, सरकार कैसे काम चलेगी, सबसे 50 रुपया टैक्स ले लो, हर एक आदमी को 50 रुपया टैक्स देना होगा। सभी से 50 लिया है, कोई भी आदमी हो, सरकार ने कोई अंतर किसी के लिए नहीं किया। तो इसमें क्या समस्या है? और सरकार कह रही है सर 100 रुपए वाले के पास फिर सरकार का उद्देश्य गरीबी हटाना भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, सरकार ये भी कहती है। तो क्या होगा ऐसे में? इससे सर गरीबी 100 बढ़ रुपए वाला जाएगी सर, ज्यादा बताने। गरीब हो गरीबी जाएगा और बढ़ जाएगी सर। क्योंकि 100 रुपए कमाने के 10,000 बाद, वाले को कोई खास फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, जो गरीब आदमी है, जो सबसे कम कमा रहा है, उसकी नेट इनकम कितनी रह गई उसके बाद? नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस 50 रुपए। जो ये वाला आदमी है इसके पास रह गए 950 रुपए, और ये वाला आदमी 9,950। ठीक, अब अगर हम इसको देखें भाई, सबसे ज्यादा ठीक है 50 रुपए तीनों से लिए हैं, परंतु इसके लिए ये सबसे भार पड़ा। तो जिसको हम गरीबी हटाने की बात कर रहे हो, तो हम उसको खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे अगले वाले आदमी के ऊपर थोड़ा वजन पड़ेगा, भाई उसकी इनकम 5% कम हो गई है, और इस वाले आदमी के लिए तो लगभग कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0.05%। तो जो टैक्स है, ठीक है, टैक्स शुड बी प्रोग्रेसिव इन नेचर। हमें टैक्स ऐसा लगाना चाहिए कि भैया जिसकी जैसी, मतलब जितनी ज्यादा इनकम है। अच्छा, अब मैं इसको एक और थोड़ा सा वो करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ऐसे ये क्या, अरे चला गया। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज लगा दूं, सब पर 10% टैक्स लगाया गया, 10%, चलो छोड़ देते हैं परसेंटेज को। तो यहाँ पर जो टैक्स होना चाहिए वो दर से परसेंटेज के हिसाब से लगा देते हैं, सबसे 10% टैक्स लेते हैं। तो इससे 90 रुपया आया टैक्स, इससे 900 रुपया। अब ठीक है, सबसे 10% टैक्स ले लिया गया। अब ठीक है, नहीं ठीक है, क्या क्या नहीं ठीक है? ये अब प्रोग्रेसिव टैक्स का वो नहीं है एग्जाम, मतलब अकॉर्डिंग इनकम होना चाहिए, परसेंटेज भी अकॉर्डिंग टू इनकम परसेंटेज को भी फिक्स करना चाहिए। वेरी करेक्ट, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, हम यहाँ पर भी बेशक हम परसेंटेज सब पर बराबर लगा रहे हैं, स्टिल वी आर टैक्सिंग। हमारे को, इस आदमी को, 100 रुपए कमाने वाले आदमी को, अगर हम ये चाहते हैं कि गरीबी हटानी है, 100 रुपए कमाने वाला आदमी क्या वो करेगा, है ना, रैग पिकर है, मान लीजिए एक बेचारा कूड़ा कबाड़ा, 100 रुपया रोज का अपना इधर उधर से रैग पिकर्स होते हैं बेचारे, मतलब उसमें क्या ही उनको पैसा मिलता होगा। तो वो बेकार की चीजों में से कुछ काम की चीजें इकट्ठा करते हैं, ले जाके कहीं उसको दे देते हैं, और वो उनको 50 रुपया दे देता है। 1000 रुपये कमाने वाला वो आदमी है कि कहीं नौकरी वोकरी सरकारी या प्राइवेट नौकरी करता है, 20-30 हजार रुपया कमा लेता है। और 10,000 रुपये महीना कमाने वाला भाई 3 लाख रुपया बढ़िया जगह पर नौकरी कर रहा है, 10,000 रुपये पर डे कमा रहा है। तो तीनों के जीवन में, तो क्या आप रैग पिकर से, जिसके पास लगभग मामूली इनकम है, उससे टैक्स लेना चाहेंगे? कहेंगे कि नहीं भाई 10% तो सबको देना है। नो सर। ठीक है, तो दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव, दिस इज इक्वल बट दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर 0 टैक्स लगाओ, इस पर लगा देते हैं चलो 5%, इस पर लगा देते हैं 20%। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है सर, लेकिन गवर्नमेंट सर गवर्नमेंट के थ्रू तो सैलरी फिक्स है ना सर, ये तो मतलब एनुअल इनकम इतना होना चाहिए तो उस पर टैक्स लगेगा ना।
नहीं, आज भी हमारी जो इनकम होती है उस पे यही यही क्राइटेरिया है। इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। मैं भी समझाता हूँ इनकम टैक्स को और सेल टैक्स को या जीएसटी को। जीएसटी इज नॉट अ प्रोग्रेसिव टैक्स, दोनों में अंतर है। इनकम टैक्स, जैसे आज के समय में जो इनकम टैक्स लिया जाता है, क्या क्राइटेरिया है उसका, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो? स्लैब बांट, सर स्लैब बांटते हैं सर, 15%। अगर आपकी इनकम है साल के आप 5 लाख रुपया तक कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, नो टैक्स। 5 से 10 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, और 10 लाख से ऊपर कमा रहे हैं शायद 15 तक 20%, और 15 से ऊपर हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो, बट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तैसे तैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है। पर अगर मान लो इस चीज को ऐसे बढ़ाए तो यानी कि 10 से 15, तो अगला स्लैब ये कर देते हैं 15 से 25 लाख वाले से 30%, 25 से 50 लाख वाले पर 50% टैक्स, 50 से 75 लाख वाले पर 60% टैक्स, और 75 से 90 लाख वाले पर 80% टैक्स। अब ठीक है, प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है ऐसे ऐसे टैक्स बढ़ाते जा रहा हूँ। कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। ज्यादा ही बढ़ा दिया, ज्यादा ही बढ़ा दिया, बिल्कुल। यस सर। ये प्रॉब्लम है। ये अगर ये टैक्स को का फॉर्मूला हम यहाँ ये ले जाते हैं तो हमारा एक वो होता है, उसका नाम है शायद फिलिप्स कर्व। फिलिप कर्व ये कहता है कि टैक्सेशन को ऑप्टिमल होना चाहिए। जैसे जैसे आप अपनी अगर मान लो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो टैक्स रेट बढ़ाइए, इधर टैक्स रेट बढ़ रहा है और इधर टैक्स अमाउंट बढ़ रहा है। तो आप मान लीजिए 0 टैक्स रेट रखेंगे तो आपको 0 टैक्स अमाउंट मिलेगा, परंतु आपने 10% रखा तो ये शुरू में ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, बाद में पर एक जगह पर प्लेटू हो जाएगा और फिर ये गिरने लग जाएगा अगर आप बढ़ाते गए। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 30% रखा तब तो ये बढ़ेगा। लैफर होगा, हो सकता है मैं हाँ नाम मैं हो सकता है गलत, 3-4 कर्व है यार, मैं बूढ़ा आदमी हो गया भूल जाता हूँ। लाफर कर्व, लॉरेंस कर्व, फिलिप्स कर्व और 2-3 कर्व और हैं, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन सा है, तुम ध्यान रखना। लाफर्स कर्व है ये, ठीक है। तो ये लाफर्स कर्व हमें ये बताता है कि जैसे 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 हमारा टैक्स रेट बढ़ रहा है तैसे तैसे हमारा शुरुआत में हम यहाँ देख रहे हैं बढ़ रहा है, परंतु 30% से ज्यादा 40% किया तो जो है ये टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, और उसके बाद ये घटना शुरू कर देगा। अगर मैं 50%, 60%, 80% कर दूंगा तो ये टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट घटना शुरू हो जाएगा। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि घटेगा क्यों? सर सब टैक्सेशन करने लग जाएंगे, इसलिए। क्या करने लगेंगे? बिजनेस करना छोड़ने लगेंगे सर ना। टैक्स इवेशन। दोनों चीज, दोनों ने आंसर आप दोनों ने दे दिए, दोनों ही चीजें हो जाएंगी। इधर क्योंकि टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, 50 लाख रुपए आदमी कमा रहा है, 25 लाख सरकार को देना है, तो उसकी कोशिश ये रहेगी यार किसी तरीके से 25 लाख में सरकार को ना दूं, और उसके लिए वो कहीं ना कहीं टैक्स को इवेड करेगा, टैक्स चोरी करना शुरू करेगा, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढेगा कि भाई ब्लैक में करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, अल्टीमेटली टैक्स को इवेड करेगा, टैक्स बचाएगा, चोरी करेगा टैक्स की। या अगर मान लो वो चोरी नहीं भी कर पा रहा किसी कारण से, आपने ऐसा फुल प्रूफ मैकेनिज्म बना दिया है हॉलीवुड मूवी जैसा कि भाई वो जेम्स बॉन्ड कहीं से भी आ जाता है, तो क्या करेगा वो? कहेगा यार अब मान लीजिए ये आदमी है 90 लाख रुपया कमाया, 80% तो मैंने ही ले लिया, तो 90 का 80% कितना होता है? 90 का 80% कितना हो गया? 18 लाख बचा उसके पास, कुल बचाई उसके बाद 18 लाख रुपए। कमाया उसने 90 लाख, बाकी मैंने ले लिया, रह गया 72 लाख, सरकार ने ले लिया, 18 लाख उसके पास बच गया। वो कहेगा मैं पागल हूँ क्या?
मैं क्यों काम करूं, नहीं करता काम, वो कमाना छोड़ देगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं, या दोनों का मिक्स हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो टैक्स रेट शुड नॉट गो बियॉन्ड अ लिमिट। और प्रोग्रेसिव टैक्स ये होते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़े तैसे तैसे टैक्स को बढ़ना चाहिए, बट टैक्स रेट शुड नॉट गो बियॉन्ड अ लिमिट। नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स का जैसे उदाहरण ले तो जीएसटी का उदाहरण हो सकता है, जिसमें अब हमने रैग पिकर की एक बात की थी जो 100 रुपया कमाता है, 1000 रुपए कमाने वाले प्राइवेट कर्मचारी की बात की थी, और 10,000 रुपया प्रतिदिन कमाने वाले एक डॉक्टर की बात की थी। अब अगर मान लो जीएसटी की बात करें, जीएसटी का रेट सब पर बराबर अप्लाई करता है। जीएसटी जैसे 18% है सब चीजों पर। तो अगर 100 रुपए वाला 100 रुपए कमाने वाला आदमी अपने लिए चिप्स खरीदता है, कुछ खाने की चीज खरीदता है, तो ये भी 18% टैक्स देगा। जो ये 1000 रुपया कमाने वाला आदमी है ये भी 18% टैक्स देगा, और ये 10,000 रुपये कमाने वाला ये भी 18% देगा। इफेक्टिवली क्या होगा, इफेक्टिवली जो टैक्स है वो तीनों लोग, तो हम रैग पिकर को भी बराबर टैक्स कर रहे हैं। तो दैट्स वाई जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स, indirect taxes are said to be non-progressive tax, ठीक है, they are regressive tax, whereas जो हमारा इनकम टैक्स का भारत का फॉर्मूला है that is example of progressive tax, क्योंकि जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है तैसे तैसे टैक्स बढ़ रहा है। तो ये हमारे कुछ उदाहरण हुए और किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। गवर्नमेंट फेलियर एंड मार्केट फेलियर, मैंने ये दोनों शब्दों को इस्तेमाल किया था, मार्केट फेलियर और गवर्नमेंट फेलियर। मार्केट फेलियर होते हैं मार्केट के कंटेक्स्ट में। अगर हमारा मार्केट अनरेगुलेटेड मार्केट है और वो अपनी एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी, जो ओपन मार्केट है उसके अंदर एक ऑटोमेटिक एफिशिएंसी है, फ्री मार्केट अपने आप में एफिशिएंट मार्केट है। एग्रीड डिसएग्रीड? जो ओपन मार्केट सर एग्रीड ना, क्योंकि वो उसे एफिशिएंट बनाता है, वो उसको एफिशिएंसी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारा टेलीकॉम मार्केट, हमारा टेलीकम्युनिकेशन। भारत के अंदर में टेलीकम्युनिकेशन जब शुरुआत में कॉलिंग दर आई थी वो कितनी थी? 1 से 1.5 रुपए पर मिनट। कितना? सर 1 या 1.5 रुपए पर मिनट। सर एक पैसे ना 30 रुपए 32 रुपए पर मिनट से इंट्रोड्यूस हुई थी। जब शुरुआत में मोबाइल शुरू हुआ था तो 30 रुपए 40 रुपए प्रति मिनट के दर से ये इसका रेट शुरू हुआ था। फिर ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, प्लेयर्स बढ़ते गए, ये घटती गई, और आज कितनी है पर मिनट कॉल की दर? अब तो सर फ्री है। फ्री है, वेरी करेक्ट। एक कुछ रेंटल चार्ज ले लेते हैं, महीने भर का 200 रुपया 300 रुपया दे दो और फ्री में आप जहां बात करना है, जितनी बात करनी है उतनी बात करो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है एफिशिएंसी का। जैसे जैसे टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में कंपटीशन बढ़ा, ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स आए, मार्केट पॉलिसी को ओपन किया गया, नंबर ऑफ प्लेयर्स थे, उन्होंने आपस में कॉम्पीट किया एंड दे फाइनली ब्रॉट एफिशिएंसी टू द मार्केट। जो कॉल मार्केट है उसमें एफिशिएंसी आई कि भाई हम कम से कम दर में कैसे काम कर सकते हैं। तो इट ब्रॉट दिस कंपटीशन ब्रॉट एफिशिएंसी इन द मार्केट, कि भाई हम कैसे कम दर में सरवाइव कर सकते हैं। अब जो है कई सारे प्लेयर्स थे, फिर जियो ने भी एंटर किया कि नहीं हम भी आएंगे, उन्होंने भी एंटर किया, दैट मेड इट मोर कॉम्पिटिटिव एंड देन फाइनली वो प्राइस जो है स्टेबलाइज हुए और आज हमारे पास फ्री। बट यहाँ पर अब जैसे धीरे धीरे मे बी वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ
डोमिनेटेड मार्केट। अभी जो मार्केट की टेलीकम्युनिकेशन मार्केट की स्थिति हो रही है वो शायद, मतलब आई एम नॉट सूटसेयर, ठीक है, भविष्यवक्ता तो मैं हूं नहीं, परंतु मे बी वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डोमिनेटेड मार्केट, और देयर आर कंपनीज दैट आर ट्राइंग टू फोर्स कि नहीं हम इसको डोमिनेट करें, हम पूरे मार्केट को, बिकॉज दिस मार्केट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल, सो देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस दैट थिंग। तो ये, पर अन्यथा अगर हम देखें फ्री मार्केट, ओपन कंपटीशन ब्रिंग्स एफिशिएंसी। हर कंपनी को बाध्य होना पड़ा कि भाई वो कम से कम एफिशिएंसी में बेहतर से बेहतर सर्विस अपने कंज्यूमर को दे। और ये सब चीजों को जो चैलेंज करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मोनोपोली, जैसा मैंने अभी कहा कि देयर इज अ डोमिनेशन, इंक्रीजिंग डोमिनेशन ऑफ अ वन पर्टिकुलर कंपनी, so that is monopoly, we are going toward monopoly. Then we have और cartelization, दो तीन जितनी भी कंपनियां हैं वो इकट्ठी बैठ के आपस में तय कर लेती हैं कि नहीं भाई ऐसा है, देखो इस तरह से काम चलेगा नहीं, है ना। अगर देखो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में 3-4 ही बड़े प्लेयर है, 3 बड़े प्लेयर है, ये तीनों इकट्ठे होके चर्चा कर लें और कह दे नहीं हम जो है इतना रेट लेंगे, तो फिर देन देयर वुड बी दिस मोनोपोली, ठीक है। स्टीप इनइक्वालिटी, पॉल्यूशन इज आल्सो वन ऑफ द मार्केट फेलियर। तो ये सब जो है मार्केट फेलियर के कुछ उदाहरण हैं। सर, हाँ, सर हाउ pollution is a market failure? हाउ पॉल्यूशन इज अ मार्केट फेलियर, मतलब मार्केट को किस तरीके से इसे मैं बोलूं, लेट मी थिंक फर्स्ट, ठीक है, थोड़ा सोच, थोड़ी देर में बताता हूँ। हाँ, इसका ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, क्लास के एंड तक कोशिश करूंगा कि सोच लूंगा कि पॉल्यूशन कैसे, पॉल्यूशन के ऊपर ही चर्चा करें तो पॉल्यूशन किस तरीके का मार्केट फेलियर है, मार्केट में क्या कर रहा है। जैसे स्टीप इनइक्वालिटी है, वो क्या करेगी, स्टीप इनइक्वालिटी हमारी, अगर मान लीजिए हमारे देश में बहुत ज्यादा गैर बराबरी है, तो क्या ये मार्केट फेलियर का कारण है या नहीं है? यस सर, यस सर, करप्ट करेगी, है ना। कैसे कैसे करेगी? सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, कंपटीशन फ्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का डोमिनियन रहेगा, बाजार में आने की क्षमता ही नहीं है, बाजार में एंटर करने की क्षमता ही नहीं, कम से कम भाई ठीक है। जैसे अब अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छी चीज है, सबको बराबर का मौका है कि सब लोग बच्चे पढ़ाई करें और तैयारी करें और लिखें, जो भी अच्छा करेगा वो पास हो जाएगा, तो दिस इज अ गुड थिंग कि कंपटीशन है। बट इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो बेचारों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाया, पढ़ ही नहीं पाए, वहां तक पहुंचे नहीं। दूसरा, मान लीजिए कोई पढ़ भी लिया, उसके बाद पैसा नहीं है फीस जमा करने का, तो दैट रेस्ट्रिक्ट्स कंपटीशन, ठीक है, उसको वो फीस जमा नहीं कर सकता है, वहां जा नहीं सकता है जहां टेस्ट हो रहा है, तो देन वो उसके लिए प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन, जैसा मैं सोच पा रहा हूँ कि पॉल्यूशन किस तरीके से मार्केट फेलियर है, कि हमारा जैसे जैसे हेलो आज सर। में हमारी एक डिमांड है, हेलो सर। अब बोलो। Sir, pollution is the example of market failure because the equilibrium price is less than the efficient price, sir. इसको इलेबोरेट करो तो समझ आए बात। इट्स मोर ऑफ टेक्निकल जार्गन वाली बात, अगर समझा सको जाओ। Sir, pollution can very accurately be described as a waste. Sir, if we are putting out a lot of pollution, we are actually operating very inefficiently. But that means we are wasting massive amounts of money, sir, in the eyes of a market or economy. नहीं ठीक है, चलो, मेरे को समझ ज्यादा आया नहीं, फिर भी जैसे मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट फेलियर कैसे है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इस तरीके का मार्केट फेलियर है। नंबर एक, इट क्लोजेस द ऑप्शंस फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। आज का जो पॉल्यूशन है वो आने वाले उसके कंपटीशन को बंद कर रहा है। हम जितना धुआं फैला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हैं, फैला सकते हैं,
बट आगे की जनरेशन के पास तो कुछ नहीं बचेगा। आप इतना पोल्यूट कर देंगे कि जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी दिल्ली का हाल इतना बुरा हो जाएगा 1-2 दिन में कि यहाँ सांस लेना भारी पड़ जाएगा। तो नंबर 1, आप फ्यूचर जनरेशन्स के, जैसे भारत आज कह रहा है इस बात को, अभी ग्लासगो में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है वहां पर यही बात हो रही है, होगी कि भाई जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो कह रहे हैं कि जी आज तो हम बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं करते, हम कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाते, हमने बहुत सारा वो कर दिया। और डेवलपिंग कंट्रीज है यही पॉल्यूशन करते हैं, चाइना, इंडिया, ये सब देश हैं यही पॉल्यूशन करते हैं। परंतु और पॉल्यूशन के मेजर्स लिए जाने चाहिए, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इन पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। बट अल्टीमेटली इट्स अ सॉर्ट ऑफ मार्केट फेलियर, बिकॉज कुछ लोगों को तो अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो तो अपना पॉल्यूशन फैला के, जितना पॉल्यूशन है जो आज हम देख रहे हैं इसका मेजॉरिटी हिस्सा वेस्टर्न वर्ल्ड ने फैलाया है ना। उन्होंने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट कर दिया, अब वो इतने इंडस्ट्रियलाइज और डेवलप्ड हो गए हैं कि इनको जरूरत नहीं है, उनके पास सफिशिएंट रिसोर्स है। तो दैट इज ऑल्सो क्लोजिंग दी कंपटीशन। जो कंपटीशन है उसको बंद कर रहा है। पॉल्यूशन एक चैलेंज है जो कंपटीशन को, और हो सकता है अगर अफ्रीकन देश या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें वो वहां तक तो वो पहुंचे ही नहीं है। तो इन दैट सेंस मार्केट, इट इज अ मार्केट फेलियर कि ये बहुत सारे लोगों की अपॉर्चुनिटीज को, जनरेशन्स की अपॉर्चुनिटीज को और कंट्रीज की अपॉर्चुनिटीज को, दोनों को सीमित करता है। गवर्नमेंट फेलियर क्या हुआ? गवर्नमेंट फेलियर, जैसे हमने मार्केट फेलियर की बात की उसी तरीके से हम इसकी भी बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जहां पर एफिशिएंटली गुड्स एंड रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कर पाई, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी ली थी। एक है जहां पर मार्केट रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो क्लीन एनवायरनमेंट इज एन रिसोर्स, पर मार्केट इसको क्लियरली एलोकेट नहीं कर पा रहा, सही तरीके से एलोकेट नहीं कर पा रहा, तो वो पॉल्यूशन की वजह से, तो वो एक फेलियर है। ऐसे ही जो गवर्नमेंट है वो भी फेल करती है, जो अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट, जिसको मिलना चाहिए सही प्रकार से उसे एलोकेट नहीं कर पाती। और गवर्नमेंट फेलियर्स भी कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे इनएफिशिएंट यूसेज ऑफ रिसोर्स, वेस्टेज, रिटार्डेड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ये सब कुछ कारण हो सकते हैं कि गवर्नमेंट है उसे जहां लगाने चाहिए रिसोर्स वहां लगा नहीं रही, या लगा भी रही है तो वहां वेस्टेज बहुत है। जैसे भारत के सेंस में है, रिसोर्स तो हमने बहुत सारा लगाया, इस वाले हेड में हम जो है पीपल्स वेलफेयर में या एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम में हम 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। हम कह सकते हैं कि हम देखो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, पर अगर हमने 1 लाख करोड़ सरकार ने लगाया तो पॉवर्टी के लोगों के पास कितना पैसा पहुंचेगा? अभी जो हमने एक पैरेलल लिया था 7%, यानी कि 7% ने, हाँ कितना, 7,000, हाँ 7,000 रुपया ही केवल पहुंच पाएगा। 1 लाख करोड़ अगर हमने खर्चा करने की बात की, बजट में कहा कि भैया हम 1 लाख करोड़ पॉवर्टी के लिए हम लगाते हैं, हम लगाएंगे इस साल में, तो लोगों के पास एक्चुअली में कितना पहुंचेगा? 7%, अब 7 करोड़, जो कि बहुत कम है। 93,000 वेस्टेज है, और इसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो ये सब भारत सरकार के जो फेलियर हैं रेगुलेशंस के और मोनोपोलीज के कारण, ये भी एक फेलियर होता है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट की जो क्लियर मोनोपोली है, सबसे बड़ी मोनोपोली कौन करता है? सबसे बड़ी मोनोपोली गवर्नमेंट की ही मोनोपोली है। बहुत सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट की मोनोपोली है कि भाई ये काम कहाँ से होगा, पेट्रोल कौन बेचेगा? गवर्नमेंट बेचेगी। ये चीज, जो भी चीज जरूरी लगती है गवर्नमेंट उसको मोनोपोलाइज कर लेती है अपने फायदे के लिए, जो कि अच्छी चीज नहीं है। इसके अलावा रेगुलेशन खतरनाक चीज है कि भाई रेगुलेट करना। जमीनें हैं, जैसे जमीनों को मार्केट पर सरकार ने अपनी पूरी मोनोपोली बना रखी है। बेचने का काम, अगर आपको कोई कंपनी लगानी है, कुछ काम करना है, तो आपको गवर्नमेंट के पास ही जाना पड़ेगा।
अब इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। हमने पहले भी चर्चा कर ली थी कि हमारा रॉ मटेरियल, ये सब तो आपको पता है, प्राइमरी होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, सर्विसेज होता है, टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, 3 लेवल का हमारा सिस्टम है। प्राइमरी में जो रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन, खाली हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर इंक्लूडेड है, एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडेड है, माइनिंग इंक्लूडेड है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को केवल बाहर निकाल रहे हैं, उसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, वो कहलाता है प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर होता है जहां हम प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट यानी कि रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके उसकी शक्ल को बदलकर, उसकी शेप को बदलकर, उसमें कोई और प्रोसेस करके उसको कुछ आर्टिफिशियल फॉर्म दे देते हैं, बट मोर यूजेबल फॉर्म। जैसे गेहूं का उदाहरण ले, हमने उसे पीस दिया, चक्की में पीस दिया गया, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। चक्की ने उसे पीस के आटा बना दिया, अब आटा खाने लायक है, या किसी ने उसको बिस्कुट बना दिया, तो बिस्कुट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। बिस्कुट पेड़ पे नहीं उगते हैं, इन्हें बनाना पड़ता है। और फिर है सर्विसेज यानी टर्शरी सेक्टर। अब बिस्कुट बनाने वाली कंपनी के पास पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा उसने कमाई कर ली, वो जमा करना चाहता है, तो उसको कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो बैंक में उसका पैसा जमा कर लें। एक किसान है, वो पैसा, उसे लोन की आवश्यकता है, तो लोन लेने बैंक जा सकता है। एजुकेशन, अगर मैन्युफैक्चरिंग सीखनी है किसी को या खेती सीखनी है, तो उसको कॉलेज जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, वो करने का काम एजुकेशन, दैट इज अ टर्शरी सेक्टर। बीमार हो जाता है कोई, दैट्स अ टर्शरी सेक्टर। हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन इज अ टर्शरी सेक्टर। ये जो टर्शरी सेक्टर के लोग हैं, ये इन दोनों सेक्टर के लोगों की मदद करते हैं इनके अपने कामों को पूरा करने के लिए। तो प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। बाकी क्वार्टरनरी वगैरह सेक्टर्स हैं, वो आप देख लेना। क्वार्टरनरी सेक्टर बेसिकली होता है जबकि हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम क्वार्टरनरी सेक्टर बोलते हैं। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में तो मुझे और कुछ बताने को है नहीं। सेकेंडरी सेक्टर में जैसे लाइट इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री सेक्टर है। कुछ ऐसी उद्योग धंधे हैं जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो कम होती है, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, लेस कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब, व्हाट इज कैपिटल इंटेंसिव? कैपिटल का इन्वेस्ट कम होगा। हाँ, जहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा ना हो। जैसे कि हम छोटा कारखाना लगाना चाहते हैं, छोटा कोई काम करना चाहते हैं, उसमें हमें बहुत ज्यादा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी, हमारे पास 10-20-50 लाख रुपया है, वो काम शुरू हो सकता है। तो और वो काम कहलाएगा लाइट इंडस्ट्री, और ये ज्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है। हम कंज्यूमर के लिए सामान बना रहे हैं, या बिजनेस ओरिएंटेड इंटरमीडिएट गुड्स बनाते हैं, जैसे कि कपड़ा बनाना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, क्लॉथ मिल, शू फैक्ट्री, फर्नीचर फैक्ट्री, हाउस होल्ड आइटम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब को बनाने की जो इंडस्ट्री है जिसमें बहुत पैसा नहीं लगता, ये इंडस्ट्री कहलाती है लाइट इंडस्ट्री। दूसरी कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री है वो है हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री जहाँ की इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बड़ा हो। जैसे कि कोई उदाहरण दीजिए आप हैवी इंडस्ट्री का। आयरन इंडस्ट्री। वेरी करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं सोचूं कि भाई मैं आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं, संभव है ना? अगर मैं ये सोचूं कि नो सर, जूते का कारखाना लगा लेता हूँ, शू फैक्ट्री लगा लेता हूँ, मे बी आई हैव सम सेविंग्स, कुछ लोन ले लूंगा, कुछ बेच बाग दूंगा, संभव हो सकता है 1-8 करोड़ रुपया भी लगेगा, तो मैं अपना सब कुछ करके इधर उधर से जुगाड़ करके एक जूते का कारखाना लगा सकता हूँ, ये संभव है। परंतु अगर मैं ये सोचूं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट ही शायद 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। सर लेकिन इसमें पेट्रोलियम रिफाइनिंग का तो लगा सकते हैं ना सर? पेट्रोलियम रिफाइनिंग कोई छोटा काम है? रिफाइनरी लगाना बहुत बड़ा काम है यार, कैसी बात कर रहे हो दोस्त, बहुत बड़ा काम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम रिफाइनरीज देखिए कोई भी, इतनी बड़ी होती हैं, शहरों की जितनी बड़ी हैं,
बड़े बड़े कारखाना रिफाइनिंग इतना, मतलब अगर हम छोटे लेवल पे अपने लैब में रिफाइनिंग करना चाहते हैं, पर अगर हम कॉमर्शियल रिफाइनिंग करना चाहते हैं क्रूड ऑयल की, तो दैट्स नॉट इजी, दैट्स अ बिग बिजनेस। तो ऐसी जो हैवी मशीनरी जिसमें लगती हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, केमिकल प्लांट, ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, क्रेन, कार, ऐसी इंडस्ट्री कहलाती है जो कि ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो, वो कहलाती है हैवी इंडस्ट्री। वैसे इसकी शायद कोई ऐसी व्याख्या नहीं है, कोई डेफिनेशन तो नहीं है, पर इसको हम अपनी समझ के लिए कहते हैं कि भाई इट इज हैवी इंडस्ट्री, इट इज लाइट इंडस्ट्री, ठीक है। टर्शरी सेक्टर इकोनॉमी का होता है जो कि इनटेंजिबल, ये दूसरी परिभाषा हो सकती है इसकी, जो कि इनटेंजिबल और इनविजिबल गुड्स में काम करती हो। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? सर जैसे कि कोई सर्विस दी है तो वो टेंजिबल का मतलब सर? टेंजिबल का मतलब जिनको हम अपने सेंसेस से नहीं देख समझ सकते। जैसे कि क्या हम जैसे 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 एजुकेशन को हम उठा के कहीं ले जा सकते हैं? नो सर, नो सर, ले जा सकते हैं ना, वो क्योंकि वो टेंजिबल नहीं है। एजुकेशन एक जैसे आइडिया है ना, विचार, आइडिया इज एन इनटेंजिबल गुड। आइडिया नहीं है ऐसा नहीं है ना। आपके दिमाग में एक आइडिया है, आप मुझे आइडिया उठा के दे सकते हो, नहीं दे सकते, बोल सकते हो, बता सकते हो, बट वो भी मेरे ऊपर होगा कि मैं उसे समझ पाऊं ना समझ पाऊं आपकी आइडिया को। तो इनटेंजिबल आइडिया, इनटेंजिबल गुड्स ऐसे ही गुड्स होते हैं जिनको हम कन्वेंशनल तरीके से गुड्स की डेफिनेशन में फिट नहीं कर सकते। ऐसी चीजों में डील करता है हमारा टर्शरी सेक्टर। और बेसिकली ये सहायता देता है तरह तरह की, जैसे ये सब इसके एग्जांपल हैं: इंश्योरेंस, बैंकिंग, गवर्नमेंट, tourism, retail, education, social service. These all are tertiary sector industries. टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, उसी को सर्विस सेक्टर कहते हैं। टर्शरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर सेम होते हैं। क्वार्टरनरी सेक्टर जो है, इस सेक्टर का एक और एक्सटेंशन होता है जिसमें कि हम जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें जिसमें इंटेलेक्चुअल सर्विसेज हम देते हैं, इसको क्वार्टरनरी सर्विस सेक्टर बोलते हैं, बोल सकते हैं हम। जैसे कि इंफॉर्मेशन जनरेशन, बेसिकली ये टर्शरी का ही पार्ट है कि आप कोई कंसल्टिंग एजेंसी लगाना चाहते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकली टर्शरी में भी डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम क्वार्टरनरी, पर ये मतलब ये ज्यादा इनफॉर्मल होता है। लार्जली हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तक ही अपने को रखते हैं। इसके आगे कुछ और लोगों ने क्वीनरी सेक्टर भी डिफाइन कर दिया है, इसके ऊपर भी कुछ लोगों के द्वारा डिफाइन किए गए हैं, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, रिसर्च, पुलिस, फायर सर्विस एंड गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड होती हैं, या नॉन प्रॉफिट जो संस्था है वो सब इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो यहीं से आगे बढ़ेंगे, अभी तो ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। डेवलपिंग क्या होता है, डेवलप्ड क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी किसको बोलते हैं, हाई। हेलो सर। हाँ जी, इसको आप लोग पढ़ लेना। सर मेरा सर एक क्वेश्चन है सर। ओके सर। पूछो डियर। सर जैसे मतलब सर एक सुप्रीम कोर्ट में लगे बहस चल रहा है सर, इस टॉपिक से अलग है सर। जब पेगासस जो एनएसओ जो इजराइल की एक कंपनी है सर, वो बनाया सर, पेगासस क्या है क्या सर? बाद में बात करेंगे, अभी छुट्टी करते हैं, कल करेंगे, कल सुबह याद दिला देना, है ना। मैं इस पे कुछ और कहना था। स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर वो है, वो पता है, लेकिन उसका सर विदाउट कैसे वो डाउनलोड हो जाता है सर? कोई नहीं, अभी करेंगे बात, ठीक है। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड डे सर। गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।